फैन बंद कर देना। ठीक है अभी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग राज्य दर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, राज्य परिचय से। जियोग्राफी के न्यू बैच है, ठीक है। और स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं पहले राज्य दर्शन से, जिसे हम राज्य परिचय भी कहते हैं। और इसके बाद जब ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, सारे राज्य यूनियन टेरिटरीज हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने पहले करा दिया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड थर्ड इस प्रकार से चैप्टर वाइज करेंगे। तो राज्य परिचय राज्य दर्शन के अंतर्गत हम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ डायमेंशन के अंतर्गत हम इस पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। सारे के सारे राज्य को इसी डायमेंशन में कवर करेंगे। तो डायमेंशन क्या है हमारा? राज्य परिचय। अब बेसिकली केरल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक हो गया राजनीतिक, दूसरा है भौगोलिक, और तीसरा है सामाजिक। मतलब हर राज्य की, सिर्फ केरल की बात नहीं हो रही है, सारे राज्यों को हम इन्हीं 3 डायमेंशन में कवर करेंगे, ठीक है। आप काफी सारे वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन इस टाइप का आपको क्लास नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है, इस प्रकार से समझाने का पर्पस ये है कि आप सारे राज्यों को इसी पर्पस में जब पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी। अब इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे टॉपिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे 5-6 पॉइंट्स इसके अंदर देखेंगे। इसी प्रकार से भौगोलिक के अंतर्गत देखेंगे, इसी प्रकार से सामाजिक के अंतर्गत देखेंगे। अब ये डायमेंशन तो ओवरऑल मोटा मोटा पता चल रहा है, आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो किसी भी राज्य को हम बेसिकली 3 डायमेंशन में कवर करेंगे, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, भौगोलिक यानी फिजिकल, और सामाजिक यानी सोशल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राजनीतिक से। किसी भी राज्य के बारे में राजनीतिक परिचय अगर देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो राजनीतिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, राजनीतिक के अंतर्गत हम देखेंगे किसी राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है, सबसे पहली बात। और राज्य के बारे में पढ़ने के लिए तो कई सारी चीजें हैं, क्लियर है, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें मैं मेंशन कर दूंगा तो वहां पे बताते चलूंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो राजनीतिक के अंतर्गत जो हमारा पहला डायमेंशन है, इसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं राज्य गठन। तो राज्य गठन कब हुआ, हम बात कर रहे हैं केरल की, है ना। तो केरल राज्य का गठन कब हुआ, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये जो केरल है ना, इसमें कई सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे मालाबार है, ठीक है, मालाबार क्षेत्र है। इसके अलावा हमको त्रावणकोर क्षेत्र देखने को मिलता है, कोचीन मिलता है देखने को, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 ये वो डेट है आपको पता है कि भारत में कई सारी रियासतें थी आजादी से पहले, ठीक है। उन रियासतों को भारत संघ में शामिल किया गया और अलग अलग राज्यों का इस प्रकार से निर्माण किया गया, ठीक है। तो कुछ रियासतें थी जिनको मिलाकर एक त्रावणकोर राज्य का गठन किया गया था 1 जुलाई 1949 को। वो रियासतें थी, एक तो थी त्रावणकोर, और दूसरी जो रियासत थी वो थी कोचीन, ठीक है। इन 2 रियासतों को मिलाकर एक बेसिकली छोटा राज्य बनाया गया था, और जिसका नाम रखा गया था त्रावणकोर, ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये वाली सारी चीजें देखेंगे, त्रावणकोर का जिक्र आएगा, कोचीन का जिक्र आएगा, ठीक है। तो त्रावणकोर और कोचीन, अब ये वाला डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बताते चलूंगा उसको देखना, ठीक है। अभी जैसे आप नोट कर रहे हो कर सकते हो, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो 1 जुलाई 1949 को बेसिकली क्या हुआ, त्रावणकोर मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, और उसके बाद कोचीन, ठीक है। और इसके बाद एक क्षेत्र और था मालाबार, ये जो अपर वाला जो रीजन है ना,
केरल का वो वाला, लेकिन ये मद्रास के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 1949 के पहले। तो 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन को आपस में मिलाया गया और एक त्रावणकोर राज्य का गठन किया गया। ठीक है, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उसके तहत नवंबर 1956 में, ठीक है, नवंबर 1956 में क्या किया गया, त्रावणकोर और कोचीन तो थे ही, प्लस मालाबार जो अपर रीजन है, जो पहले मद्रास का पार्ट हुआ करता था, उसे भी अब केरल में शामिल कर लिया गया और फिर केरल राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो केरल राज्य जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं उसका गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं केरल की। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, त्रावणकोर तो था ही, कोचीन भी था, अब इन दोनों में एक प्लस क्या ऐड किया गया, मालाबार को। ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा हम माने त्रावणकोर का है, ये वाला हिस्सा कोचीन का, तो ये जो अपर वाला जो हिस्सा था पहले मद्रास प्रोविंस के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब मद्रास से हटा के उसको शामिल किया गया केरल में। ठीक है, तो त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिला के ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में जो अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा, उसके तहत राज्यों का निर्माण हुआ। 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, तो उसमें से एक राज्य था केरल। क्लियर है। अब इसके बाद ये तो बात कर ले हम राज्य गठन की, तो राज्य का गठन कब हुआ केरल का, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब राज्य का गठन हो गया तो सेकंड जो पॉइंट है किसके अंतर्गत, राजनीतिक के अंतर्गत, वो देखते हैं हम लोग, राजधानी। तो राजधानी कौन सी है केरल की, राजधानी की हम बात करें केरल की तो वो है तिरुवनंतपुरम। तो राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम, ये तो बेसिक डिटेल है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। जो आपको कुछ यहां पे साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम ये है इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी। क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो दो चीजें हमने जान ली, एक तो राज्य गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, ये वाला याद नहीं रखना है, तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा था मैं, है ना। तो ये तो बात हो गई 1947 के बाद। 1949 में त्रावणकोर और कोचीन को मिलाया गया आपस में। ठीक है, और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ संसद से, तब केरल राज्य का गठन हुआ, जिसमें त्रावणकोर, कोचीन के अलावा मालाबार भी शामिल था। और प्लस अब राज्य तो बन गए तो राजधानी भी जरूरी है, तो राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम, या इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे केरल में कुछ कुछ जो नाम है ना सिमिलर सिमिलर टाइप से, जैसे कोचीन की जैसे जिक्र मैंने किया, ठीक है, आज के टाइम पे कोच्चि भी बोलते हैं इसको। केरल में एक जिला देखने को मिलेगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम और कोचीन और कोची तीनों सेम ही है। कोचीन जो है पुराना नाम है, कोच्चि नया नाम है। ठीक है, और एर्नाकुलम बेसिकली जिले का नाम है। हेडक्वार्टर कोचीन में मिलेगा, कोची में। ठीक है, तो इस प्रकार से सिमिलर सिमिलर कुछ चीजें मिलेंगी जो हम डिस्कस करते चलेंगे। तो तिरुवनंतपुरम राजधानी है जिसको त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। ठीक है, यही है सेम। तिरुवनंतपुरम की बात करें या त्रिवेंद्रम की बात करें, सेम है, केरल की कैपिटल है। तो ये दो चीजें अब तक हो गई। तीसरा जो प्रमुख चीज है राजनीतिक के अंतर्गत, उसमें हम लोग देखेंगे विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल आप बेसिकली अभी आप लोग एकदम अगर फ्रेशर हो तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, इसी प्रकार से विधानमंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, आपको पता है थोड़ा बेसिक इसके बारे में, नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। तो विधानमंडल में बेसिकली सीटें कितनी है इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। 1-2 बार क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी में। किस प्रकार का क्वेश्चन था कि एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए थे, दूसरी तरफ विधानसभा की सीटों की संख्या दी गई थी। ठीक है, और जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया था। लेकिन वो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको ऐसा नहीं कि सारे राज्य की विधानसभा सीटों को हम याद करते चले। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभार आने वाला चीज है, और एक अगर क्वेश्चन मिस भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी याद करना नहीं करना आपके ऊपर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब
केरल की बात करें विधानमंडल, तो विधानमंडल के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है। केरल में विधान परिषद तो है नहीं, ठीक है, विधानसभा है ना। तो विधानसभा है केरल में, तो उसमें कितनी सीटें हैं? विधानसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या है 140, ठीक है, 140। जैसे छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 90 है। इसी प्रकार से केरल में 140। क्लियर है? सेकेंड, अब विधान परिषद तो है नहीं यहाँ पे, है ना, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम देखें सेम इसी प्रकार से, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं संसद के अंतर्गत। तो लोकसभा और राज्यसभा में केरल की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो संसद में अगर हम देखें तो लोकसभा की 20 सीटें हैं। कहां पे? केरल में। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना, मैं नोट्स जब दूंगा ना तो उसमें सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, ये इस प्रकार का आपको फॉर्मेट मिलेगा, ऑनलाइन के लिए इसको अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसको जीरोक्स भी करा सकते हो, तो इसमें सारा चीज आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स जब बनाओगे तो इस प्रकार से बना सकते हो या इसका जीरोक्स करा सकते हो। ठीक है, अभी बेसिकली क्लास पे ध्यान देना। तो लोकसभा में 20 सीटें हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। कभी अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें ना बैक ऑफ द माइंड हमारे रहती है। ठीक है, तो गेस करते बन जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में 20 सीटें हैं, हम बात कर रहे हैं केरल की, है ना। इसी प्रकार से राज्यसभा में 9 सीटें हैं, है ना। तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक चांस अगर बनेगा तो विधानसभा सीट के बारे में बन सकता है, थोड़ा बहुत लोकसभा सीट के बारे में पता रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली अब तक, संसद में कितनी सीटें हैं, विधानमंडल में कितनी सीटें हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कौन से जगह पे है। जैसे हम लोग देखें राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ज्यादातर राज्यों हम देखेंगे जहां पे राजधानी वहीं पे हाई कोर्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो उसको साथ में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और ये कहां पे है केरल में? तो ये तिरुवनंतपुरम में नहीं है। क्लियर है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ये है कोच्चि में। ठीक है, तो हाई कोर्ट कहां पे है? कोच्चि में है। और कोच्चि बोलो, कोचीन बोलो या एर्नाकुलम बोलो, एर्नाकुलम बेसिकली जिला का नाम है। ठीक है, ये तीनों सेम है। ठीक है, तो ये हमने बात की हाई कोर्ट की। और लास्ट में इस पॉलिटिकल वाले डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, तो लास्ट में ये देख लेते हैं, 5 चीजें तो हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में तो बेसिकली पता ही होना चाहिए, है ना, कौन कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कई बार। और इसके अलावा जैसे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल भी पढ़ते चलना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। राज्यपाल पे अगर कभी क्वेश्चन आएगा स्टेट पीसीएस या व्यापम के एग्जाम में, तो वो क्या हो सकता है, करंट अफेयर के थ्रू। जैसे हाल ही में किसी राज्य के राज्यपाल परिवर्तित किए गए हैं, तो रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे राज्यों के राज्यपाल को पढ़ना है, वो जो चीज है ना वो करंट अफेयर में कवर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब मुख्यमंत्री चेंज हो तो उसको आप अपडेट जरूर करें। अभी के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है। ये पॉलिटिकल के अंतर्गत हमारा लास्ट डायमेंशन है, छठवां। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनाराई विजयन। ठीक है, तो ये है केरल के मुख्यमंत्री, है ना। कौन सी पार्टी से है ये तो पूछने वाला है नहीं एग्जामिनर कभी, लेकिन हम जनरल अवेयरनेस के लिए जान जाते हैं कि अब देखो केरल में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसका जो प्रभुत्व है या इसका जो कहेंगे कि ओहदा है वो काफी ज्यादा है। तो लंबे समय से केरल में सीपीआई की सरकार रही है, समय समय पर बनी है। ठीक है, तो सीपीआई के पास लेकिन पूर्णतः बहुमत तो है, फिर भी क्या है, कुछ अलायंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक अलायंस है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस का निर्माण किया है, यानी कि गठबंधन का निर्माण किया है। और उस गठबंधन का नाम है एलडीएफ, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है,
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और इस गठबंधन के जो सबसे प्रमुख पार्टी है वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एम का मतलब है मार्क्सिस्ट। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है, इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, गठबंधन समझ आ रहा है ना। कई जिस पार्टी को मान लो क्या होता है, जैसे कि किसी को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं गठबंधन, इंग्लिश में कहते हैं कोalition। ठीक है, तो सीपीआई ने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो उस गठबंधन को नाम दिया जा रहा है एलडीएफ, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, हमको सिर्फ याद रखना है पिनरई विजयन के बारे में, है ना, क्लियर है। ये सब सारी चीज इसलिए बताऊं कि कई बार न्यूज में आते रहता है इस पार्टी ने चुनाव जीता, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा उसके लिए, है ना। तो इतना क्लियर है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो पॉलिटिकल के अंतर्गत हमको इन्हीं सारी चीजों को देखना था। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स डिस्कस किए पॉलिटिकल के अंतर्गत, राजनीतिक के अंतर्गत। केरल का राज्य परिचय, राज्य दर्शन देख रहे हैं, एक डायमेंशन हमारा ये हो गया। ठीक है, सबसे मेन जो आएगा भौगोलिक आएगा और सामाजिक आएगा, ये वाला तो ना, ये जो 6 पॉइंट देखे ना, सारे राज्यों को इसी प्रकार से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा देखे हम लोग, राज्य गठन देखे, डेट याद रखना है 1 नवंबर 1956, है ना, ये 1949 याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। सेकंड में देखे राजधानी कौन सी है, राज्य देख रहा है, राजधानी तो जरूरी है, तो तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, राजधानी के सेकंड पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि विधानमंडल में कितनी सीटें हैं। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ पे केवल विधानसभा ही है। टोटल सीटें हैं 140, क्लियर है। इसके बाद संसद में देखे, संसद में भी 2 सदन हमको पता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा की 140 सीट है, सॉरी, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। याद रखने की जरूरत नहीं है, 140 याद रहेगा, पर्याप्त है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें कौन से स्थान पे, तो कोच्चि में है। राजधानी कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में। हाई कोर्ट कहां पे है, कोच्चि में है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा करंट में मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है, पिनरई विजयन। इतनी बातें याद रखनी है, इसी प्रकार से सभी राज्यों को देखेंगे। ठीक है, अब पहले तो केरल का मैप भी अगर आप वैसे तो आपको पता ही होगा, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे आपको सबसे साउथ में, है ना, देखने को मिलेगा केरल। ठीक है, ये मैप तो क्लियर है। अभी थोड़ी देर में जब भौगोलिक देखेंगे ना, तो मैप के थ्रू उसको समझेंगे। और तो अब देखते हैं हमारा जो सेकेंड डायमेंशन है वो है भौगोलिक, यानी कि फिजिकल। भौगोलिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भौगोलिक के अंतर्गत तो सबसे पहले देखते हैं अवस्थिति, यानी कि बेसिकली लोकेशन कहाँ पे है। ये तो हम लोग देख लिए कि भारत के सबसे साउथ में हमको देखने को मिल रहा है केरल। अब आसपास कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है, वो सारी चीजें, छोटी छोटी जो बातें, उसको डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल, यानी कि भौगोलिक के अंतर्गत अवस्थिति में। तो जैसे कि ये केरल है ना, इस प्रकार से ये हमारा भारत का पार्ट है, और इस प्रकार से जैसे केरल राज्य है। ठीक है, तो केरल राज्य की एक जो पश्चिमी जो सीमा है, वहां पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अरब सागर हो गया। ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार से साउथ में अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। अब इधर आप जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, लेकिन केरल बंगाल की खाड़ी से तो कोस्ट लाइन ही बना रहा है। ठीक है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये तो बात हम जानते हैं। तो अरब सागर इसकी पश्चिमी कोस्ट लाइन में जो है ना, जो तट रेखा है, वो अरब सागर के किनारे है बेसिकली। ठीक है, और इसी प्रकार से हम और कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, तो नॉर्थ में हम देखेंगे तो कर्नाटक है, और ईस्ट में जाएंगे तो तमिलनाडु है। ठीक है, अब बेसिक देख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हम लोग बेसिकली देख रहे हैं अवस्थिति, लोकेशन कहां पे है केरल की। तो नॉर्थ में तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ सीमा बना रहा है, पूर्व में तमिलनाडु है, और पश्चिम में जाएंगे तो अरब सागर है। इसी प्रकार से हिंद महासागर का कुछ छोटा हिस्सा
यहाँ पे लगेगा केरल के साउथ में, ठीक है। जो सबसे पहली क्लास में लिया था भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, उसके अंतर्गत जलीय सीमा के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कौन कौन से राज्यों की कितने कितने किलोमीटर की जलीय सीमा लगती है। तो केरल की ये जो है ना अरब सागर के साथ जो जलीय तटवर्ती सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है ये जो लंबाई है वो है 569.70 किलोमीटर। ये गवर्नमेंट के सोर्स के अकॉर्डिंग केरल के कोस्ट लाइन तट रेखा की लंबाई है, जिसको हम लोग फेमस जो नाम है इसका क्या है, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, मालाबार तट रेखा बोलते हैं, ठीक है। केरल की जो सीमा है, तटीय सीमा है, जलीय सीमा वाली जो बात कर रहे हैं, तो मालाबार सीमा बोलते हैं। इसकी जो कुल लेंथ है वो है 569.70 किलोमीटर। कुछ अदर सोर्सेस में आपको 590 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 569.70 ये किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन की लंबाई है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखें कि अवस्थिति के बारे में, है ना। अब क्षेत्रफल वाइज अगर देखें हम केरल, तो क्षेत्रफल हमको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक बस जानेंगे तो ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और अगेन ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो टॉप 5 बड़े स्टेट्स रहेंगे उसको तो हम देखेंगे जब आएंगे, तो कुछ छोटे स्टेट्स रहेंगे उनको भी देखेंगे, है ना। ये 21वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 38,000 से ज्यादा, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, लेकिन वो हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये याद रखना है, और इसको तो मैं जो पहला क्लास हुआ था उसे बताया भी था, ठीक है। आगे जब और बताऊंगा तो सारे राज्यों की जो तटीय सीमा उसको कवर करेंगे। तो अभी के लिए ये वाला डेटा याद रखना है, गवर्नमेंट का डेटा है। कुछ सोर्सेस में आपको 590 595 के आसपास डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात की हमने अवस्थिति की। अब इसके बाद ना देख लेते हैं इसके अंतर्गत जो प्रमुख चीजें हैं कि कौन कौन से हिल्स हैं, पर्वत है ना। तो केरल में पर्वत की बात करें या पठार की बात करें, क्योंकि ये जो अब जो हम डिस्कस करें ना यहां से क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग जब माउंटेन रेंज, जब जियोग्राफी एकदम कोर से स्टार्ट करेंगे पहले दूसरे चैप्टर से, तो उसमें तो हम देखते ही चलेंगे, तब जाके ये वाली चीजें और रिवाइज हो जाएंगी, हम लोग कौन कौन से स्टेट में पढ़े थे, ठीक है। तो पर्वत पठार के बारे में हम देखें तो पश्चिमी घाट का विस्तार है बेसिकली, ठीक है, गुजरात से लेके केरल तमिलनाडु तक में। तो कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा पश्चिमी घाट का विस्तार है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी कुछ हिल्स है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था पहले कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से पश्चिमी घाट का विस्तार तो हम जान रहे हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के अंतर्गत भी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो याद रखना है। एक तो है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स या ब्रह्मगिरी पहाड़ी का है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है ना बेसिकली, ब्रह्मगिरी के बारे में आपको याद रखना, जब हम लोग नदी वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि ब्रह्मगिरी हिल्स से बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है ताला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स के अंतर्गत, ठीक है। और वहां से निकलती है एक प्रमुख नदी भारत की जो है कावेरी, है ना। लेकिन ब्रह्मगिरी हिल्स हम देख रहे हैं अभी केरल में है, पहाड़ है, जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में आ जाए, ठीक है। ब्रह्मगिरी जो हिल्स है ना, इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक में है और केरल में भी फैला हुआ है। कर्नाटक में एक जो जिला है कुर्ग, जब हम लोग कर्नाटक का राज्य परिचय देखेंगे तो उसमें देखेंगे कुर्ग करके, ठीक है। तो कुर्ग से लेके केरल में वायनाड तक बेसिकली विस्तार है ब्रह्मगिरी हिल्स का। और कुर्ग कर्नाटक में जो हिस्सा है ब्रह्मगिरी का, वहां से कावेरी नदी निकलती है, तो उसको हम लोग कर्नाटक के हिस्से में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी है। तो एक तो हो गया ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, केरल की, ठीक है। कर्नाटक में तो है ही है, केरल में भी इसका विस्तार है। दूसरा है नीलगिरी हिल्स, और ये सारी जो है ना ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिमालय का भी विस्तार काफी राज्यों में, हिमालय के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट का विस्तार भी गुजरात से लेकर साउथ में केरल तक है, ठीक है। तो उसे भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स हो गया और नीलगिरी हिल्स हो गया। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली नॉर्थ टू साउथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो पहाड़ी है ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, और इसके बाद साउथ में आएंगे तो फिर
इस प्रकार से नीलगिरी हिल्स मान लेते हैं। नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो बेसिकली केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स याद रखना है, ये ब्रह्मगिरी हिल्स के और साउथ में, ठीक है। इसी प्रकार से नीलगिरी हिल्स के साउथ में है एक प्रमुख पहाड़ी, उसका नाम क्या है, अन्नामलाई। ठीक है, तो अन्नामलाई हिल्स है किसके साउथ में, नीलगिरी के साउथ में, है ना। इसलिए साउथ नॉर्थ कर रहे हैं क्योंकि क्रम से जमाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से हिल्स है ना। हाँ हाँ, नीलगिरी हिल्स से मिलता है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स बेसिकली जॉइंट काम कर रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का, ठीक है। तो अन्नामलाई हिल्स हो गया, ये आपको और साउथ में देखने को मिलेगा किसके, अब अन्नामलाई हिल्स तो केरल में है, लेकिन कुछ इसका जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में भी है ना। वहीं पे कोयम्बटूर है, एक प्रमुख शहर है वहां का, ठीक है। तो कोयम्बटूर बेसिकली अन्नामलाई हिल्स है वहां पे, है ना। तो तमिलनाडु में भी इसका हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा केरल में है ना। और अन्नामलाई हिल्स की, जो अन्नामलाई हिल्स है बेसिकली पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हमको जो देखने को मिलेगी जिसका नाम है अनाईमुड़ी, वो अन्नामलाई हिल्स के अंतर्गत ही आता है ना। और वो कौन से राज्य में है, तो केरल में है ना, उसको देखेंगे भी बाद में। तो अन्नामलाई हिल्स हो गया। इसके बाद जो प्रमुख पहाड़ी है वो है कार्डेमम, या इसे इलायची पहाड़ी भी हम कहते हैं, इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इलायची की जो फसल है वो काफी प्रमुखता से बोई जाती है। तो कार्डेमम के बारे में हम देखें, ये बेसिकली इसके साउथ में है, किसके साउथ में, अन्नामलाई के, है ना। और इसके बाद जो हमको लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है अगस्ता मलाई। तो कार्डेमम हम देखें, जिसे इलायची पहाड़ी भी हम कहते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में हम देख रहे हैं वो है अगस्ता मलाई। ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। कुछ इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम है। ब्रह्मगिरी हिल्स, उसके साउथ में आएंगे नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ब्रह्मगिरी का विस्तार कर्नाटक केरल दोनों में है, नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक केरल प्लस तमिलनाडु में भी है, ठीक है। इसके साउथ में आएंगे फिर अन्नामलाई हिल्स, मुख्यतः तो केरल में है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है जिसके अंतर्गत कोयम्बटूर आता है, ठीक है। इसके बाद साउथ में आएंगे तो कार्डेमम हिल्स है, और उसके साउथ में आएंगे तो अगस्ता मलाई है, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख हिल्स है, ये पर्वत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और पर्वत है तो इस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब ये सारा चीज हमारा रिवीजन हो जाएगा जब हम अलग से चैप्टर वाइज करेंगे, पर्वत के बारे में, दर्रे के बारे में, घाटियों के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है। तो फिर ये 5 हो गए, इतना क्लियर है। और ये नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें या पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमको याद रखना है वो है पाल घाट, और दूसरा जो याद रखना है वो है सेनकोट्टा। तो पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा, या पाल घाट या सेनकोट्टा पास, ये 2 प्रमुख माउंटेन पास है जो हमको देखने को मिलेंगे केरल में, क्लियर है। पाल घाट जो है ना बेसिकली क्या है, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है, ठीक है। उसको बेसिकली दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। पलक्कड़ जो जिला है कहाँ पे है, केरल में, उसको कनेक्ट करता है कोयम्बटूर जो कि है तमिलनाडु में, कौन सा, पाल घाट, है ना। कुछ इस प्रकार से, है ना। पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है पता है, माउंटेन में। अब माउंटेन की जो संरचना है भौगोलिक, वो तो कैसी रहती है आपको पता है, ठीक है। वहां पे जैसे हम समतल मैदानी हिस्से में जैसे रोड बनाते हैं वहां पे तो बना नहीं सकते, तो पास या दर्रा बेसिकली एक मार्ग होता है जो पहाड़ों से होके हम गुजरते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं पास कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, पहले क्लास के थे ना इसका, पास वाला। माउंटेन पास मतलब बेसिकली रास्ता है जो पहाड़ों से गुजर रहा है, घाटियों के थ्रू होके गुजर रहा है, पहाड़ों के थ्रू होके गुजर रहा है, ठीक है। अब जैसे पश्चिमी घाट का विस्तार हम देख रहे हैं पूरा गुजरात से लेके केरल तमिलनाडु तक में है साउथ में। अब ये पूरा सतत श्रृंखला है, कंटिन्यूअस श्रृंखला है, ठीक है।
इस प्रकार से कंटिन्यूअस माउंटेन जो है, ठीक है। अब इस वाले वेस्ट साइड से अगर ईस्ट साइड अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ दर्रे, प्राकृतिक दर्रे भी हो सकते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, कुछ रास्ते जो है मानव द्वारा बनाए होते हैं, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल पास भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत कुछ कुछ हिस्सों में टनल का निर्माण किया जाता है। कभी पहाड़ी हिस्से में जाएंगे तो कई सारे टनल्स मिलेंगे, रास्ता जा रहा है, फिर पहाड़ों के अंदर से सुरंग खोद के निकाल मतलब बनाई जा रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये सतत श्रृंखला है इसलिए इसको पार कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ दर्रे यानी कि रोड होना जरूरी है। और वो जो रोड है, जो मार्ग प्रोवाइड कर रहा है इस प्रकार से इस प्रकार जाने के लिए, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं दर्रा या पास, ठीक है। तो दो प्रमुख माउंटेन पास है, एक हो गया पालघाट और दूसरा है सेनकोट्टा। पालघाट पलक्कड़ जो जिला है केरल में, उसको कनेक्ट कर रहा है कोयम्बटूर से जो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके अलावा सेनकोट्टा जो दर्रा है वो त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम राजधानी जो है केरल की, उसको कनेक्ट किससे कर रहा है, तमिलनाडु में मदुरई शहर से, ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। तो हमको बस ये नाम याद रख लेना है, ठीक है, दो चीज। और इसके अलावा पर्वत पठार के अंतर्गत देख रहे हैं, पर्वत में ही हम लोग, अब ये तो कुछ हिल्स होगा उसको देखे, और फिर दर्रा यानी कि माउंटेन पास देखे। अब इसके अंतर्गत हम लोग एक घाटी भी देख लेते हैं। तो एक जो प्रमुख घाटी है वो है शांत वैली, या जिसको हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शांत घाटी और इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट वैली, ठीक है। तो ये कहां पे है, केरल में, ठीक है। तो इतनी बातें हमको देखनी है पहाड़ के अंतर्गत, है ना। अब कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं यहां से प्रवाहित होने वाली। कुछ प्रमुख नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो बस नाम याद रख लेना है, क्योंकि जब अपवाह तंत्र वाला चैप्टर देखेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए याद रख लेना कि पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं ये। पेरियार नदी है एक, दूसरी है भरतपुझा नदी, ठीक है। तीसरी है जो प्रमुख नदी है वो है पंपा नदी, या पंबा भी कहते हैं इसे। और एक जो प्रमुख नदी है वो है चालियार नदी। ये केरल में प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी जो नदी है केरल की वो है पेरियार नदी, लगभग 244 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस विस्टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, अब मैं नोट कराऊंगा तो आप लोग नोट कर लोगे, फिर याद करने की कोशिश करोगे जो काम का नहीं है, ठीक है। पेरियार नदी याद रखना है, कहाँ प्रवाहित हो रही है, केरल में, प्रमुख नदी है केरल की, ठीक है। भरतपुझा नदी सेकंड नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, कहाँ की, केरल की, प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके बाद पंपा नदी या पंबा नदी कहते हैं, ठीक है, ये भी प्रवाहित हो रही है केरल में। और एक प्रमुख नदी है वो है चालियार नदी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कौन से राज्य में प्रवाहित हो रही है ये जो नदी है, ठीक है। तो याद रखना है चार प्रमुख नदियां हैं केरल में प्रवाहित हो रही है। और केरल में प्रवाहित हो रही है वो तो ठीक है, बट कैसे, पश्चिमी घाट से उद्गम हो रहा है, पश्चिमी घाट से उद्गम हो रहा है इन नदियों का, और ये अरब सागर में अपना जो जल है वो अरब सागर में गिरा रही है। जैसे कि हम मान रहे हैं इस प्रकार से पश्चिमी घाट है पूरा विस्तार जो है, तो ये जो नदियां हैं कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होके अरब सागर की ओर, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है चारों जो नदियां हैं वो, ठीक है। और अरब सागर में गिर जा रही है, अपना जो जल है वो अरब सागर में विसर्जित कर रही है, क्लियर है। तो चार प्रमुख नदियां, अगर नॉर्थ टू साउथ क्रम में देखें वैसे तो आएगा नहीं, तो सबसे नॉर्थ में हम देखेंगे तो चालियार है, उसके साउथ में देखेंगे तो फिर भरतपुझ है, फिर है पेरियार और फिर है पंपा, ठीक है। अगर नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो ये हो गया चालियार, ये हो गया भरतपुझा, ये पेरियार और ये है पंपा, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है। मैं ज्यादा डिटेल में जाके नदियों को अभी नहीं बताऊंगी कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग सारा चीज कवर करेंगे। अभी के लिए हम बेसिकली जान रहे हैं कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। मैं अगर नोट्स जो दूंगा उसमें सारा चीज मेंशन रहेगा, लेकिन ठीक है, ये जैसे नोट्स कॉपी है ना, इसमें सारा चीज कहाँ से उद्गम हो रहा है क्या है सब चीज इसमें मेंशन है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ऐसे कि अभी याद नहीं करना, हमको समझना है बेसिकली, है ना।
तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसीलिए ये जो पहाड़ियां हैं इसको भी एक बेसिक हम क्या करें, राज्य परिचय के अंतर्गत हम लोग बेसिकली ब्रीफ में समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल से जाएंगे जब पर्वत पहाड़ पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत तब, है ना। क्लियर है इतना। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो प्रवाहित हो रही है कहाँ पे, केरल में, है ना। इसके अलावा कुछ प्रमुख बांध, झील या जलप्रपात देख लेते हैं जो केरल में स्थित है। तो ये चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बांध, झील और जलप्रपात कौन कौन से, तो तीन तो प्रमुख बांध देखने को मिलते हैं। एक है मुल्ला पेरियार, कौन सी नदी पे है, पेरियार नदी पे, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। दूसरा जो प्रमुख डैम है यहाँ पे केरल राज्य में वो है इडुक्की, ठीक है। इडुक्की बेसिकली एक जिले का नाम है, जैसे कि ये वाला जिला आप देख रहे हैं इडुक्की, ठीक है। इडुक्की जिले में ही आपको मुल्ला पेरियार डैम भी मिलेगा, इडुक्की जिले में ही आपको इडुक्की डैम भी मिलेगा, ठीक है। ये भारत का पहला आर्क डैम है। आर्क डैम एक क्लास में मैंने बताया था, दो पहाड़ के बीच इस प्रकार से आर्क शेप में निर्माण किया गया, ठीक है। जैसे आप ज्यादातर डैम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट होता है, इस प्रकार से इधर जल का भंडार है, पहाड़ है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बेसिकली पानी फ्लो करता है गेट के थ्रू, ठीक है। जब गेट ओपन करते हैं तो ये तो नॉर्मल डैम होगा, स्ट्रेट जो होता है एक प्रकार से। ये जो है ना बेसिकली आर्क शेप में है, जैसे इस प्रकार से पहाड़ है ना अगर दो पहाड़, तो उस इस प्रकार से आर्क शेप में डैम बनाया गया। तो ये भारत का पहला आर्क डैम है। क्लियर है। कौन सा, इडुक्की की बात कर रहे हैं, है ना। तो मुल्ला पेरियार और इडुक्की ये दो प्रमुख बांध है। कौन से राज्य में है, केरल में है, ठीक है। और कौन सी नदी पे है, ये दोनों जो बांध है वो पेरियार नदी पे है ना। और ये जो हम देख रहे हैं इडुक्की जिला, है ना, यहीं से बेसिकली उद्गम होता है पेरियार नदी का। सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो हम अपवाह तंत्र में देखेंगे उसको। इडुक्की जिले में बेसिकली एक हिल्स है, शिवगिरी हिल्स, तो वहां से उद्गम होता है किसका, पेरियार नदी का। अब इडुक्की जिले में प्रवाहित हो रही है, एर्नाकुलम में भी प्रवाहित होती है, अरब सागर में अपना जल गिराएगी। तो इडुक्की जिले में ही दो डैम देखने को मिलेंगे, मुल्ला पेरियार और इडुक्की, है ना। और ये दोनों डैम पेरियार नदी पे बनाए गए हैं। तो ये तो बात हम लोग की है अभी तक डैम की। एक और प्रमुख जो डैम है वो है मालमपुझा। मलमपुझा जो डैम है वो अभी थोड़ी देर पहले एक रिवर देखे थे भरतपुझा, तो भरतपुझा जो नदी है उसमें जो डैम बनाया गया फेमस डैम है मलमपुझा, है ना। तो ये तीन प्रमुख डैम हमको याद रखने हैं जो है केरल में। क्लियर इतना। इसके अलावा कुछ, अब एक जैसे हम लोग, मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्लास जब ले रहा था ना तो भारत के बांध वाले अलग से क्लास बताया था, भारत की प्रमुख झीलों का अलग से बताया था, तो वो सब तो हम डिटेल से जब करेंगे टॉपिक तो उसमें देखेंगे। अभी राज्य परिचय के अंतर्गत भी थोड़ा थोड़ा चीज देख रहे हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग जान गए कि ये बांध है ना, ये तीन प्रमुख बांध देखे। इसके अलावा यहाँ पे अगर झील की बात करें तो जो प्रमुख झीलें हैं अभी के लिए इतना याद रख लो, दो सबसे ज्यादा प्रमुख झीलें हैं। एक तो हो गया अष्टामुडी, अष्टामुदी, और दूसरा है वेम्बनाड। तो ये दो प्रमुख झीलें हैं कौन से राज्य में, केरल में। इसके अलावा और भी झीलें हैं जो हम झील वाली क्लास में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए याद रखो कि अष्टामुदी और वेम्बनाड, ठीक है। अष्टामुदी जो झील है ना आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगी, ये वाला जो हिस्सा है। और वेम्बनाड जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है ना। तो झील वाले क्लास में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए याद रखो अष्टामुदी और वेम्बनाड ये दो प्रमुख झीलें हैं जो केरल में है। तो बांध देख लिए तीन, झील देखे दो, और जलप्रपात भी है काफी सारे, सोची पारा, मीन मुट्टी, इस प्रकार से। तो उसको भी नोट कर लेते हैं। दो जो प्रमुख जलप्रपात है, ये सब जो टॉपिक है ना जो बता रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, मलमपुझा या
मलमपुझा जो डैम है वो बेसिकली कौन से राज्य में, तो आपको पता रहेगा केरल में है, ठीक है, इस प्रकार से। या अष्टमुदी लेक कहाँ पे है, तो इस प्रकार से याद रहेगा केरल में। इसी प्रकार से जलप्रपात की बात करें तो दो प्रमुख जलप्रपात है, एक है सोची पारा और दूसरा है मीनमुट्टी। तो ये दो प्रमुख जलप्रपात है, कहाँ पे, केरल में, है ना। जलप्रपात जब पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज कवर करेंगे। और यहां तक क्लियर है। तो कितने डायमेंशन अभी तक, कितने टॉपिक्स देखे अभी फिजिकल के अंतर्गत, 4 हो गया, है ना। पांचवा देख लेते हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। वन है, वन्य जीव है, ये सबको हम लोग वाइल्ड लाइफ वाला जब क्लास करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख फसलें बोई जाती है। तो प्रमुख फसलें देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो याद रखना है कुछ जो प्रमुख फसलें जिसमें केरल जो है टॉप पे है। जैसे कि एक तो हो गया रबर, ठीक है, दूसरा है इलायची। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ी है यहाँ पे, है ना। तो इलायची के प्रोडक्शन में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अलग अलग प्रकार होती है इसके। तो छोटी इलायची के प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे है कौन सा, केरल। तो इलायची की बात करें, रबर की बात करें, है ना। इसके अलावा इलायची हो गया, रबर हो गया, प्लस है नारियल, है ना, कोकोनट। तो नारियल के प्रोडक्शन में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। और नारियल जो है ना, यहाँ का राज्य वृक्ष भी है, स्टेट ट्री, है ना, अभी थोड़ी देर में देखेंगे उसको। तो राज्य वृक्ष यानी राजकीय वृक्ष जो है केरल का वो नारियल है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है नारियल, इलायची और रबर कौन करता है, केरल करता है, क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख फसलें हैं, केवल यही तो नहीं है, ठीक है। ये 3 तो हो गए। इसके अलावा देखेंगे काली मिर्च हो गया, और प्लस एक तो हो गया काली मिर्च और दूसरा है टैपियोका। इसके प्रोडक्शन में केरल आता है सेकंड नंबर पे। काली मिर्च के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है काली मिर्च का वो है कर्नाटक, सेकंड नंबर पे आता है केरल, ठीक है। इसी प्रकार से टैपियोका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे आता है केरल। लेकिन ये टैपियोका है क्या, है ना, ये तो मेन क्वेश्चन है। तो टैपियोका बेसिकली एक ना शकरकंद के समान होता है, जैसे कि हम लोग वो देखते हैं ना कांदा जो आता है, जो बैगनी कलर का जो होता है ना। हाँ, तो उसी प्रकार का होता है। लेकिन अब साबूदाना आप लोग खाए भी होगे, पता होगा साबूदाना, वो बनता कैसे है, वो इसी टैपियोका से बनता है, समझे। तो टैपियोका के बेसिकली टैपियोका से बनाते हैं किसको, साबूदाना को। तो उसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा तो होता है तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे केरल में, ठीक है। तो याद रखना टैपियोका, ठीक है। तो टैपियोका याद रखना, ये इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो होता है तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे आता है केरल। इसके अलावा मसाले काफी प्रमुखता से होते हैं। वास्को डी गामा जब सबसे पहले कालीकट आया था केरल में, ठीक है, तो मसाले ही तो लेके गए थे ना, तभी से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो मसालों, अब मसाले के अंदर तो कई सारी चीज आ जाती है, अदरक भी एक मसाला एक प्रकार का, काली मिर्च तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है, इलायची भी आ जाता है, दालचीनी आ जाता है। तो मसालों के ओवरऑल प्रोडक्शन में भी केरल प्रमुख राज्य है। मसाले के प्रोडक्शन में केरल भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया, ये सब प्रमुख राज्य है, ठीक है। तो मसाले कहाँ पे मिलेंगे आपको, केरल में मिलेंगी। आगे हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया तो और देखेंगे कुछ कुछ चीजें। इसके अलावा ये सारी चीजें तो हो गई, प्लस यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रमुख जो फसल है जो बोई जाती है वो है चावल, ठीक है। ये सारी चीजें तो बेसिकली इनका प्रोडक्शन तो केरल कर रहा है। चावल सबसे प्रमुख फसल है केरल की, है ना। तो चावल का भी प्रोडक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। और एक जो क्षेत्र है वो है कुट्टानाड करके, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एग्जाम में, कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को पता है कि सी लेवल है, ठीक है, और सी लेवल से हम लोग जैसे पहाड़ है या मैदान है, किसी भी संरचना है उसकी ऊंचाई कैसे मापते हैं, जैसे इस प्रकार से पहाड़ है, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि पहाड़ है, पठार है, इस प्रकार से मैदान हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से इसका जो
बेसिकली संरचना हम कहें लैंडफॉर्म की, तो पहाड़ हो गया एक हिस्सा, ठीक है, फिर पठार हो गया। आपको पता है पहाड़ पठार क्या होता है? नहीं पता है ना, देखेंगे भी, आपको बता चुका हूं, है ना। तो हम लोग जब आएंगे ना इसमें, जब भारत के भौतिक प्रदेश, उसमें डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, बेसिक बेसिक तो पता ही होगा, फ्लैट सरफेस है जिसका ऊंचाई ज्यादा है, पठार है, ठीक है। तो पहाड़ हो गया, पठार हो गया। हम लोग क्या बात करते हैं कि इतना मीटर इसकी ऊंचाई है। हम लोग कहां से मापते हैं? बेसिकली सी लेवल से मापते हैं, है ना। क्योंकि इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र का जल है, ठीक है। तो ये जो सी लेवल है, यहां से हम पठार की हो चाहे पहाड़ की हो चाहे मैदान की हो, सभी की ऊंचाई मापते हैं। क्लियर है? क्योंकि सी में क्या है? पानी, और पानी तो समतल ही रहेगा, पानी तो अप डाउन नहीं रहेगा, इसीलिए सैटेलाइट के थ्रू मापते हैं। एक एक चीज जा जाके मेजर नहीं करते, ठीक है। तो सैटेलाइट के थ्रू ये सारा चीज होता है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन, उसकी ऊंचाई कितनी है? हम बात करते हैं 8,848 मीटर। कुछ कुछ सोर्स में 8,850 भी देखने को मिलेगा। ये क्या है? हाइट है माउंट एवरेस्ट की। मान लेते हैं ये वाला हिस्सा माउंट एवरेस्ट है, तो ये इसकी जो चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कहां से? ये जो सी लेवल है ना, यहां से, समझ रहे हो? यहां से इसकी ऊंचाई कितनी हम बोलते हैं? 8,848 मीटर। तो सी लेवल से हाइट माप रहे हैं। अभी हम बात करें कुट्टानाड के बारे में, फिर ये सब क्यों समझ रहे हैं। कुट्टानाड है भारत का प्रमुख ऐसा क्षेत्र है जिसकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल से नीचे है, ठीक है। ये जैसे कि मान लेते हैं कि ये तो पठार हो गया। अब एक जो छोटा सा हिस्सा है, ये मैदान हो गया, और इस प्रकार से छोटा हिस्सा एक मान लेते हैं। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये है कुट्टानाडु। अब सी लेवल से हाइट हम देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट है, मैदान देखेंगे, पठार देखेंगे, ऊंचाई पे है। ये जो है ना माइनस में है, इसकी जो ऊंचाई बोला, ऊंचाई क्या बोलेंगे, तो नीचे हो गया। तो 2.2 मीटर नीचे है, बिलो है सी लेवल से, ये वाला जो हिस्सा। अब ये जो सी लेवल आएगा, तो ये जो हिस्सा है कुट्टानाड का, तो नीचे ही हो गया ना, समझ रहे हो। तो इसका जो बेसिकली ऊंचाई बोले तो माइनस में है, 2.2 मीटर बेसिकली नीचे है सी लेवल से कुट्टानाड। और ये फेमस जगह है केरल में। बेसिकली देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, एर्नाकुलम और त्रिशूर जो क्षेत्र में, ये पूरा फैला हुआ है कुट्टानाड। और क्यों फैला है? क्योंकि इसको कहते हैं राइस बॉल ऑफ केरला, जैसे छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का कटोरा, तो केरल का धान का कटोरा कहते हैं किसको? कुट्टानाडु को, है ना। तो ये याद रखना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना। भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे अधिकतम ऊंचाई में तो भारत के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो K2 आ जाता है, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट तो नेपाल वाला हो गया ना। K2 हो गया गॉडविन ऑस्ट्रेलिया, अगर उसको ना दिया जाए तो फिर कंचनजंगा को देते हैं, ठीक है। तो ये तो हाईएस्ट की बात की। सबसे न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात की जाए तो वो है कुट्टानाड या कुट्टानाडु जिसे हम कहते हैं। और ये है कहाँ पे? केरल में। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ना चावल को बोने की अलग अलग पद्धति अपनाई जाती है। अब बेसिकली देखेंगे केरल में पूरा कोस्ट लाइन फैला हुआ है, देखो इस प्रकार से, अरब सागर का विस्तार है ना। और कुछ लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें मतलब कि झील तो है प्लस एक जो हिस्सा है वो कनेक्टेड है सी से। तो सी से कनेक्टेड हिस्सा है, तो भाई वो झील का जो पानी है खारा हो जाता है ना। और जनरली हम जैसे फसल यहाँ पे बोते हैं चावल का, तो खारे पानी का प्रयोग थोड़ी करते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रेश वाटर है, चाहे तालाब की बात करें, नदियों से पानी आ रहा है, नहर के थ्रू फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। खारा पानी बेसिकली उसमें सैलाइन जो एलिमेंट है ना, खारा होता है। बेसिकली समुद्र कनेक्टेड है वहां पे लैगून झीलों से। लैगून झील होता है ना जो इस प्रकार का, मान लेते हैं समुद्र तट है, और इस प्रकार से मान लेते हैं एक झील है, और एक छोटा जो हिस्सा है ना वो ओशन मान लेते हैं, और ये जो छोटा हिस्सा है वो कनेक्टेड रहता है सी से, तो जिसके कारण से इस झील का जो पानी है वो भी खारा हो जाता है ना। और कुट्टानाड भी बेसिकली इस जो तट वाला जो बाउंड्री है केरल का, एर्नाकुलम की बात करें, त्रिशूर जिले की बात करें, वहां पे फैला हुआ है, ठीक है। और क्योंकि खारा पानी वहां पे आ रहा है, तो वहां पे जो फसल है वो ही जा रही है चावल की, वो उनमें उसमें भी खारे पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुट्टानाड क्षेत्र है ना, इसके बारे में याद रखना, भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, 2.2 मीटर बिलो सी लेवल है ये, ठीक है। और दूसरी बात, चावल की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो कुट्टानाड के बारे में याद रखना, धान का कटोरा कहा जाता है, केरल का धान का कटोरा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फसलें हमने देखी कहां पे? केरल की, ठीक है। अब भौगोलिक के अंतर्गत ये टोटल 5 पॉइंट्स हो गए,
ठीक है, सेकंड डायमेंशन था भौगोलिक, उसके अंदर 5 पॉइंट हो गया प्रमुख फसलें। जो छठवां है देख लेते हैं प्रमुख स्थान के बारे में, कौन कौन से प्रमुख स्थान है केरल के। प्रमुख स्थान या प्रमुख स्थल, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, एक है अलेप्पी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैप है ना केरल का, ये वाला मैप हो गया अपना। यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट का आपको मिलेगा देखने को अल्लापूझा। ठीक है, तो यहीं पे बेसिकली अल्लापूझा बोले या अलेपी बोले सेम है, जैसे कोची और कोचीन बोले देखे थे अभी सेम है, तो अल्लापूझा या अलेपी सेम है ना। तो अलेप्पी यहाँ का एक प्रमुख स्थल है, केरल की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं भारत का वेनिस। वेनिस है बेसिकली एक बहुत अच्छी या बहुत बड़ी सिटी है, कहाँ की, इटली में। ठीक है, वेनिस। अब क्योंकि काफी समृद्ध है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज से बोले या डेवलपमेंट पर्पज से बोले, तो भारत का वेनिस कहते हैं किसे, अलेप्पी को। और वेनिस जो सिटी है वो कौन से देश में है, तो इटली में है, तो भारत का वेनिस कहा जाता है इसे। ठीक है, हम बात करें अभी अलेपी की। जो इसके अलावा यहाँ पे अब काफी सारी इंडस्ट्री है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि केरल की जो प्रमुख फसल है उसमें एक है नारियल। ठीक है, तो नारियल का जो ऊपर का जो फाइबर जो होता है ना, रेशा जो होता है, उससे कई सारी चीजें बनाई जाती है ना। तो जो क्राफ्ट वर्क होता है बेसिकली, तो उसको जो रेशा जो होता है ना उसको बोलते हैं कॉयर या क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मतलब इंग्लिश में ही करते हैं, लेकिन अगर हिंदी में लिखे जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है क्वायर, स्पेलिंग वाइज देखें तो क्वायर। ठीक है, ये किसकी हम बात करें, नारियल का जो रेशा होता है ना उसकी। अब उससे कई सारी चीजें बनाई जाती है, तो वो जो बनाने का जो काम है, वो प्रमुख जो केंद्र है वो है अलेप्पी। ठीक है, जैसे मैट्रेस हो गया या कई सारी चीजें हैं बनाई जाती है। ठीक है, झाड़ू भी बना सकते, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्वायर का जो बुनाई केंद्र है सबसे प्रमुख, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो वो है अलेप्पी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रमुख स्थान हम कहें यहाँ पे, तो एक तो कालीकट तो है, जिसके बारे में हमको पता ही है हिस्ट्री के अंतर्गत। अगर नहीं भी पता होगा, पता है कि नहीं पता है कालीकट के बारे में, नहीं पता है ना। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह एक बेसिकली पोर्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोझीकोड जिला। ठीक है, तो कोझीकोड में ही आपको देखने को मिलेगा एक प्रमुख बंदरगाह स्थल कालीकट, जहां पे वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आया था ना, तो कालीकट बंदरगाह पे रुका था 1498 में। ठीक है, तो वो कौन से जिले में आता है, कोझीकोड में आता है, बेसिकली केरल का हिस्सा है। तो एक प्रमुख जो क्षेत्र है हमने जाना कि एक तो हो गया कालीकट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1498 में यहाँ पे आया था पहली बार वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये दो प्रमुख स्थल हो गए। इसके बाद और कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख स्थान है, तो एक देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले देखा भी था हमने, कोचीन या कोच्चि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिला की बात करें तो एर्नाकुलम। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको मैप में दिख रहा है तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कोच्चि, दिख रहा है। अरे ये देखो, ये तो एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा कोच्चि, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है। क्यों फेमस है कोच्चि, तो एक तो हो गया कि बंदरगाह स्थल है, दूसरा हम लोग थोड़ी देर पहले देखे यहाँ पे हाई कोर्ट है केरल का, है ना। तो कोच्चि या कोचीन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो हाई कोर्ट हम थोड़ी देर पहले देखे, बंदरगाह स्थल है, प्रमुख शहर है, कहाँ का, केरल का। अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, कोच्चि को, है ना। तो अरब सागर की रानी याद रखना है, किस शहर को कहा जाता है, तो कोच्चि को। भारत का वेनिस किसे कहा जाता है,
अलेप्पी को, है ना, और अरब सागर की रानी कोचीन को। यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है, पहली बात। हाई कोर्ट है, हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे केरल में, केरल का जो हाई कोर्ट है वो, ठीक है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल रिफाइनरी का भी केंद्र है यहाँ पे कोच्चि में। ऑयल रिफाइनरी वाला मैं क्लास शायद पहले नहीं कराया था क्या, इंपॉर्टेंट में नहीं कराया हो ना, हाँ नहीं कराया था। तो जो प्रमुख ऑयल रिफाइनरी है एक, वो है कोच्चि में है, ठीक है। इसके अलावा उर्वरक के कई सारे कारखाने, फर्टिलाइजर के, है ना, ये सब हम बात कर रहे हैं कोच्चि के बारे में। तो अभी आपको याद रखना अरब सागर की रानी, है ना, बंदरगाह स्थल है, मिनरल्स यहाँ पे काफी पाए जाते हैं, वो सबको हम देखेंगे बाद में आगे। अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे। तो ये तीन प्रमुख स्थल हो गए। और चौथा जो प्रमुख स्थल है जो इन तीनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कालड़ी या कलाडी जिसे कहते हैं। ये एक ही है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। कलाडी का है या कालडी का है। ये है केरल में, केरल में बेसिकली एर्नाकुलम जो जिला है हमारा, है ना, यहाँ पे ये जो बेसिकली एर्नाकुलम जो जिला है ना, यहाँ पे एक स्थान देखने मिलेगा कालड़ी, कालड़ी या कलाडी जिसे हम कहते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। शंकराचार्य का जन्म इसी स्थान पे हुआ था, कलाड़ी पे। इस पे क्वेश्चन आ चुके पहले एग्जाम में। तो शंकराचार्य की जन्म स्थली है, शंकराचार्य की जन्म स्थली किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, कलाडी की। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुके पहले एग्जाम में। शंकराचार्य का बेसिकली जन्म जो है ना, वो 788 ईस्वी में हुआ और 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया 820 में। हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे चर्च है, तो चर्च या ईसाई धर्म में कहेंगे जो धर्म का प्रमुख है कौन होता है, पोप होता है, हम कहते हैं पोप, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें हिंदू में, ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो सनातन जो हमारा धर्म है, उसके जो प्रमुख है वो उसमें कहते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य बेसिकली एक उपाधि बन गई आज के डेट में। लेकिन शंकराचार्य जिसे हम शंकर के नाम से भी जानते हैं, दर्शन शास्त्र में इनके बारे में पढ़ा जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो शंकर और शंकराचार्य दोनों सेम है, याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। शंकराचार्य की जन्मस्थली कहाँ पे है, कलाडी, कौन से राज्य में, केरल में, ठीक है। अभी शंकराचार्य ना देखे शंकर के बारे में पूछ लिया गया, आपको पता तो है कलाडी, लेकिन शंकर और शंकराचार्य में कंफ्यूज, याद रखना दोनों सेम है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, कलाडी या कालडी में, कौन से राज्य में, केरल में, ठीक है। पेरियार नदी के तट पे है ये, एर्नाकुलम जिला में देखे, एर्नाकुलम प्रवाहित हो रही है, पेरियार नदी बंगाल की, सॉरी अरब सागर में गिर जाती है, फिर अपना जल गिरा रही है, ठीक है। तो उसी नदी के तट पे एक स्थान है कलाडी, या जिसे कालड़ी भी कहते हैं, कलाडी भी कहते हैं, शंकराचार्य की जन्मस्थली है ना। अब इनका जो अधिकांश समय है शंकराचार्य को बेसिकली नॉर्थ इंडिया में व्यतीत हुआ है। 4 शक्तिपीठ का इन्होंने स्थापना किया, जैसे एक श्रृंगेरी है जो रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जब राज्य में आएंगे तो वो देखेंगे, श्रृंगेरी है रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। फिर एक पश्चिमी वाला जो है द्वारका जो गुजरात में है, एक है गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में है, और एक है बद्रिकाश्रम जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख पीठ है शंकराचार्य के, है ना। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, कलाड़ी में, कालड़ी में हुआ था, केरल राज्य में। तो ये 4 प्रमुख स्थान हो गए, ठीक है। और पांचवा जो देखेंगे एक है विजिंगम, विजिंगम याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजिंगम क्या है, एक बेसिकली पोर्ट सिटी है ना, बंदरगाह। अब समुद्र के तट पे है तो काफी सारे बंदरगाह तो देखने को मिलेंगे ही, है ना। तो बंदरगाह स्थल है विजिंगम जो है। और ये जो बंदरगाह है, यहां से किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, तो फिशिंग के लिए काफी फेमस है, ठीक है, मछली के लिए, ठीक है। अब कोस्ट लाइन पे है ये सारी चीजें, समुद्र से मछली पकड़ने का काम काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मछली का आयात निर्यात, ये जो है ना, इसको बोला जाता है फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर के रूप में फेमस है। केवल यही नहीं है, कई सारे बंदरगाह में होता है, लेकिन यहाँ विजिंगम इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, फिशिंग हार्बर के लिए, ठीक है। इसके अलावा तरंग ऊर्जा का संयंत्र, देखो
सी में आपको पता है, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, गए नहीं होंगे तो वीडियोस में देखे होंगे कि जो उसकी लहर है इस प्रकार से आती जाती रहती है, ठीक है। तो अब वो कर क्या रहा है, जो लहर है वहां पे जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन हम करते हैं, डैम बनाते हैं, वो ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है, नीचे टरबाइन लगा होता है, उसको घुमाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक इसी प्रकार से समुद्र में भी कंटिन्यूअसली हमको कुछ करना थोड़ी है, तरंगे आ रही है, तो एक जो ऐसा कोई प्लेस है जहां पे हमको कोई संयंत्र है एनर्जी जनरेशन का या पावर जनरेशन का स्थापित करते बने, है ना, तो ऐसे जगह पे मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए संयंत्र स्थापित किया जाता है। तो सी लाइन में जब एनर्जी पावर का प्रोडक्शन करना है कोस्ट लाइन में, तो तरंग ऊर्जा संयंत्र बनाएंगे, क्योंकि तरंगे वेव्स आती रहती है, ठीक है, तो वो बेसिकली टरबाइन को घुमाने का काम करेगी। तो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, विजिंगम में, ठीक है। तो ये याद रखना है। वैसे इसकी क्षमता थी 450 मेगावाट की, लेकिन वो हमको मेगावाट तो याद रखना है, उस पर क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र, भारत की बात नहीं कर रहे, एशिया की बात कर रहे हैं, याद रखना। भारत की बात करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम तो बेसिकली बात कर रहे हैं ओवरऑल एशिया की। तो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, विजिंगम में। और ये विजिंगम जो है ना, ये आपको मिलेगा, ये तिरुवनंतपुरम जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट भी है, कैपिटल भी है केरल का, यहीं पे आपको देखने मिलेगा विजिंगम, ठीक है। तो ये कितने स्थल हो गए, 5 हो गए। एक जो और है प्रमुख, वो है थुम्बा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना, इसरो का जो प्रमुख है, तो वो कहां पे स्थापित है, थुम्बा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, है ना, जहां से इसरो अपने कई सारे मिशंस लॉन्च भी करता है। एक तो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में, है ना। इसके अलावा एक जो प्रमुख है इसरो का स्पेस सेंटर, वो है थुम्बा, ये भी बेसिकली तिरुवनंतपुरम जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। थुम्बा हो गया, विजिंगम की हम बात करें, ओवरऑल बात करें केरल में, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है, थुम्बा में है, बेसिकली तिरुवनंतपुरम जिले में, है ना। केरल की हम बात करें, 5-6 प्रमुख स्थल हो गए। एक जो है वो माहे है, माहे बेसिकली जैसे पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का जो क्षेत्र है वो केरल में भी है। एक तो तमिलनाडु हम देखेंगे, कराईकल हो गया और पौंडीचेरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक है माहे और एक आता है यनम, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है। और ये जैसे है कुन्नूर और कोझिकोड जिले के बीच में, ये जो दिख भी रहा होगा आपको माहे करके लिखा है, ये पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, ये वाला माहे, ठीक है। तो माहे भी है, बेसिकली केरल राज्य में स्थित है, लेकिन पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। यूनियन टेरिटरी वाला जब कराऊंगा तो उसमें जानेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है, किसकी हम बात करें, केरल की, याद रहेगा। एक हो गया अलेप्पी, भारत का वेनिस जिसे कहा जाता है। फिर कालीकट के बारे में हम हिस्ट्री में काफी बार पढ़ेंगे, इसके बारे में, वास्को डी गामा जब आया था कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कोच्चि काफी ज्यादा फेमस सिटी है, कहाँ की, केरल की, अरब सागर की रानी कहा जाता है। पोर्ट सिटी है ना, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ये भी एक बंदरगाह शहर है, उर्वरक के उत्पादन के लिए काफी फेमस है, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा शिप यार्ड है, शिप जहाज जो होते हैं ना उसको बनाने का जो काम होता है, वो सबसे बड़ा जो शिप यार्ड है कोच्चि है। जो बंदरगाह हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा शिप यार्ड भी है। इसके अलावा कालड़ी या कलाडी की बात करें तो शंकराचार्य की जन्म स्थली है, शंकराचार्य का जो जन्म है वो कलाडी नामक स्थान में होता है, ये केरल राज्य में, पेरियार नदी के तट पे है, ठीक है। इसके बाद विजिंगम देखे, फिशिंग हार्बर है, काफी फेमस है। एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया विजिंगम में, ठीक है। 450 मेगावाट का बेसिकली संयंत्र था। थुम्बा की बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का एक प्रमुख स्पेस सेंटर है, जहां से इसरो अपने मिशन लॉन्च करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है केरल के। अब एक जो चीज देखेंगे, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सारा चीज तो हम लोग जब हाईवे वाला पढ़ेंगे तो देखेंगे ही, लेकिन इस मैप में आप देख सकते हैं कि एक जो नेशनल हाईवे है ना, ये बेसिकली इस प्रकार से आ रहा है, देखो, नेशनल हाईवे 66 NH 66, इसका जो विस्तार है इस प्रकार से बेसिकली कोस्ट लाइन में आ रहा है, इस प्रकार से देखेंगे अगर आप तो, ठीक है। ये पूरा कवर कर रहा है
ठीक है, तो एक NH66 यहाँ का प्रमुख नेशनल हाईवे है, याद रख सकते हैं। NH66, ठीक है, केरल के बेसिकली तटवर्ती तटों से बेसिकली होके ये जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में पनवेल एक जगह है, वहां से शुरू होता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो केरल राज्य में भी इसका अधिकांश क्षेत्र है ना, पनवेल से लेके कन्याकुमारी। पनवेल है बेसिकली महाराष्ट्र में। ठीक है, तो NH66 अब बेसिकली नेशनल हाईवे तो हम जब उसका क्लास करेंगे तो देखेंगे ही। अभी के लिए क्योंकि अब मैप हम देख रहे हैं तो इसी में समझ गए कि नेशनल हाईवे 66 बेसिकली केरल से गुजर रहा है। ठीक है, काफी लंबा नेशनल हाईवे है, लगभग 1640 किलोमीटर लेंथ है इसकी, पनवेल से लेके कन्याकुमारी तक। इधर थोड़ा साउथ में आएंगे तमिलनाडु आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मान लो कन्याकुमारी। ठीक है, तो वहां तक कनेक्ट कर रहा है। तो ये नेशनल हाईवे की बात हुई। तो ये टोटल हमने कितने डायमेंशन देखे, 6 हो गया। पांचवा था प्रमुख फसलें, और ये जो प्रमुख स्थल है वो था छठवा। ठीक है, तो ये टोटल 6 डायमेंशन हमने डिस्कस किया, 6 टॉपिक डिस्कस किए। सेकेंड वाला जो हमारा डायमेंशन था भौगोलिक, उसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर अभी तक समझ आया पूरा? तो राजनीतिक हो गया, भौगोलिक हो गया। अब जो लास्ट डायमेंशन है सामाजिक है। सामाजिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, राजनीतिक कंप्लीट हो गया, सामाजिक कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत भी हम लोग 6 डायमेंशन देखे, है ना। तो नोट्स जब बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे, वैसे मैं दे दूंगा आपको, तो आप उससे समझ सकते हैं पूरा। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक के अंतर्गत हमको क्या क्या देखना है। तो सबसे जो पहली बात है वो है भाषा। ठीक है, तो भाषा जो सबसे प्रमुख है केरल की, तो सबसे प्रमुख जो भाषा है केरल की वो कौन सी है? मलयालम। ठीक है, आधिकारिक भाषा है केरल की मलयालम। ठीक है, तो भाषा जो हमारा सामाजिक के अंतर्गत पहला जो पॉइंट बोल सकते हैं जिसे, तो भाषा के अंतर्गत क्या है? मलयालम। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे वो है कला संस्कृति के अंतर्गत। तो कला संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं? कला संस्कृति को हम बेसिकली कई टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करते चलते हैं। जैसे एक तो हो गया प्रमुख पर्व या त्योहार कहें, या प्रमुख मेले कहें। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से उसको देख लेते हैं। प्रमुख पर्व त्योहार मेले के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जो केरल के अंतर्गत आती है, जो हमें डिस्कस करना है। तो मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषा है केरल की, है ना। और कला संस्कृति में हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी पर्व त्योहार देख लेते हैं, फिर और कुछ देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख पर्व त्योहार की बात करें तो एक तो जो प्रमुख पर्व है यहाँ का वो है ओणम। ठीक है, तो ओणम के बारे में याद रखना है। प्रमुख फेस्टिवल है, अगस्त सितंबर के महीने में बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, और फसल कटाई के उपलक्ष्य में बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में फसल कटाई के बाद कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना ट्राइबल पीपल्स के द्वारा। तो उसी प्रकार से ओणम जो है वो कौन से राज्य का फेस्टिवल है? तो केरल का है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, फसल कटाई के अवसर पे बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो प्रमुख यहाँ पे आयोजन होता है वो है मरामोन सम्मेलन। ठीक है, तो मरामोन सम्मेलन याद रखना है। ये कहां पे आयोजित होता है? तो केरल में आयोजित होता है। किससे रिलेटेड है? देखो केरल में सबसे ज्यादा जो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा है हिंदू, सेकंड में मुस्लिम, और थर्ड में क्रिश्चियन। क्रिश्चियन लोगों का सबसे प्रमुख जो सम्मेलन है वो पूरे एशिया का क्रिश्चियन लोग का एशिया में। ठीक है, जब काफी सारे लोग एकत्रित होते हैं तो उस जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस, उसे कहा जाता है मरामून सम्मेलन। किस धर्म से रिलेटेड है? क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है। कहां पे आयोजित किया जाता है? केरल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है पर्व त्योहार के अंतर्गत। इसके बाद कुछ कला संस्कृति और कला क्या है, आर्ट फॉर्म्स क्या है और खेल क्या है उसको देख लेते हैं।
अब यहां से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक जो प्रमुख है वो है कथकली, ठीक है। एक जो हमारा प्रमुख ग्रंथ है नाट्य शास्त्र करके, है ना। नाट्य शास्त्र में भारत के अलग अलग नाट्य की कला पे बेसिकली वर्णन किया गया। उस ग्रंथ की रचना की थी भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है जिसकी रचना की थी भरत मुनि ने, ठीक है। अब उसमें बेसिकली जैसे हम लोग डांस फॉर्म करते हैं ना, आज के टाइम पे कितने सारे डांस फॉर्म है, हिप हॉप डांस फॉर्म हो गया, कंटेम्प्रेरी, अलग अलग डांस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। उसमें भारत के अलग अलग हिस्सों के कुछ प्रमुख नृत्यों को उन्होंने उस ग्रंथ में शामिल किया, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। ओवरऑल इंडिया में बोलेंगे तो 9 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हम कहते हैं, लेकिन 8 जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिनको परफॉर्म करने की बेसिकली कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो बातें हैं वो बताई गई नाट्य शास्त्र में, जिसे बनाया भरत मुनि ने। उसमें 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जिसमें से एक ये कथकली है ना, एक प्रमुख है 8 में से, ठीक है। सेकंड जो है वो है मोहिनी अट्टम, ये भी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के 2 नृत्य तो हम तो केरल में ही देखने को मिल गए, एक हो गया कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ये नृत्य कला है, डांस फॉर्म है, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो हो गई। इसके अलावा एक जो प्रमुख कला है यहाँ की, ये भी डांस फॉर्म है, वो है थेयम। थेयम, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। थेयम हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बेसिकली कला यानी कि आर्ट फॉर्म है, ठीक है, कौन से राज्य से संबंधित है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया और थेयम हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है जिसकी रचना की थी भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, उसके अंतर्गत ये जो 2 नृत्य है केरल के वो शामिल है ना। एक हो गया थेयम। इसके अलावा कुछ खेल वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो एक प्रमुख मार्शल आर्ट है, ठीक है। मार्शल आर्ट के अंतर्गत हम कई सारे देखेंगे, सिलंबम देखेंगे, कलारी पयट्टू देखें। कलारी पयट्टू जो मार्शल आर्ट है ना, वो केरल राज्य से संबंधित है, याद रखना है। ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है। तो कलारी पयट्टू कौन से राज्य का मार्शल आर्ट है, तो केरल का, याद याद रखना है, ठीक है। क्लियर है इतना, ऑनलाइन में क्लियर है सभी को। ठीक है। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले एक झील देखे थे हम लोग, वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील बताया और वेम्बनाड बताया। तो वेम्बनाड झील में एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वल्लम कली। काफी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सारा जो चीज है ना सामाजिक के अंतर्गत जो देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो वल्लम कली नौका दौड़, वल्लम कली नौका दौड़ बेसिकली एक प्रकार का स्पोर्ट्स है यहाँ का, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पे बोट में बैठते हैं और जो अब बेसिकली रनिंग करते थे हम, ठीक है, इसी प्रकार से बोट रेस है ये, वल्लम कली नौका दौड़ एक प्रकार का बोट रेस है। वेम्बनाड झील में इसका आयोजन किया जाता है। इसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। तो नेहरू ट्रॉफी भी इसे कहते हैं। तो प्रमुख यहाँ की नौका दौड़ है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ ठीक है, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो 5 बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत या आर्ट एंड खेल के अंतर्गत जो भी है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहले तो एक हो गया सामाजिक के अंतर्गत भाषा मलयालम देख लिया, फिर कला संस्कृति के अंतर्गत हम देख रहे हैं पर्व त्योहार कौन कौन से, तो ओणम के बारे में देखे और मरामोन सम्मेलन के बारे में देखे, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स की बात करें या आर्ट फॉर्म की बात करें तो उसके अंतर्गत हम लोग 5 चीज देखे। एक तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो गया, डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है।
इसके अलावा थेयम भी नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है थेयम जो है वो, ठीक है। तो तीन तो प्रमुख नृत्य हो गए, डांस फॉर्म हो गए केरल के। फिर कलारीपयट्टू बेसिकली मार्शल आर्ट है, और वल्लम कली जिसे नेहरू ट्रॉफी भी कहते हैं, वल्लम कली नौका दौड़ या नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये सारे जो चीजें हैं वो केरल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अब देख लेते हैं इसी के अंतर्गत मंदिर की। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं इसमें याद रखना, एक तो है सबरीमाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ये, अभी बीच में कुछ सालों में काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि बेसिकली जो पुरुष जो है ना, केवल उन्हें ही बेसिकली क्या कहा जाए कि अनुमति थी इस मंदिर में प्रवेश करने की। भगवान अयप्पा को समर्पित ये मंदिर है, सबरीमाला जो टेम्पल है, पंपा नदी के तट पे है। भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर है, कौन सा? सबरीमाला। कौन से नदी के तट पे? पंपा नदी के तट पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नदी बताया था ना आपको, ये वाला पंबा नदी, ठीक है। यहां पे अगर देखें, पथनमथिट्टा एक जिला है, ये जैसे मैप देखेंगे, ये वाला जो जिला है ना पथनमथिट्टा, है ना, इस जिले से बेसिकली उद्गम होता है किसका? पंपा नदी का, है ना। और पंपा नदी के तट पे मंदिर जो है इसी जिले में पथनमथिट्टा में, वो है सबरीमाला मंदिर। और क्यों सुर्खियों में रहता है? क्योंकि केवल पुरुषों को प्रवेश करने की अनुमति थी, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है हमारा? सभी को समान अधिकार होना चाहिए, पुरुष महिला। तो सुप्रीम कोर्ट में काफी याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, उसमें कहा गया कि महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब पुरुष और महिलाएं दोनों प्रवेश कर सकती है सबरीमाला मंदिर में। भगवान अयप्पा को समर्पित ये मंदिर है सबरीमाला। भगवान अयप्पा जो है बेसिकली भगवान विष्णु का एक अवतार है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का अवतार है भगवान अयप्पा, जिसको समर्पित जो मंदिर है वो है सबरीमाला मंदिर। कौन से राज्य में है? केरल में है, पंपा नदी के तट पे है, याद रखना, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे प्रमुख मंदिर है वो है पद्मनाभ स्वामी। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे ना तो ये भी काफी न्यूज में रहता है, पद्मनाभ स्वामी। खजाने बेसिकली यहाँ पे है काफी, दरवाजा खोलना है नहीं खोलना उस पर काफी ज्यादा इस पे बेसिकली यहाँ भी कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से काम होता है, ठीक है। काफी सारे गेट्स है यहाँ पे मंदिर में, एक रहस्यमय मंदिर है। भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित है। भगवान पद्मनाभ स्वामी भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में याद रखना है, केरल में है। इसके अलावा एक है अटुकल भगवती का मंदिर, और ये भगवती देवी है ना, उनको समर्पित है। अटुकल भगवती। तो ये तीन प्रमुख मंदिर है, मंदिर तो ऐसे काफी सारे रहते हैं, तीन प्रमुख मंदिर है केरल के। एक तो सबरीमाला हो गया, दूसरा पद्मनाभ स्वामी, और तीसरा है अटुकल भगवती है, भगवती माता है केरल में, उनको समर्पित मंदिर है। और ये दो दो मंदिरों के पद्मनाभ स्वामी, अटुकल भगवती, ये तिरुवनंतपुरम जिले में देखने को मिलेंगे केरल में, है ना। तो क्लियर है इतना? तो ये हो गया सामाजिक के अंतर्गत, भाषा हो गया और कला संस्कृति देख लिए। इसके अलावा जो चीज है हमको जनगणना या मतलब जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनसंख्या के बारे में तो हमको जानना नहीं है ना, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है सब चीजें। तो जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या आता है, बट उसको हमको नहीं देखना है। 3,34,00,000 से ज्यादा जनसंख्या है केरल की, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, सब याद नहीं रखना है, हम तो सारे राज्य पढ़ेंगे ना, सबको थोड़ी नहीं याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आते भी नहीं है। हमको जो देखना है बेसिकली, एक तो ये हो गया, देखो जनसंख्या काम का नहीं है हमारा, इसीलिए क्षेत्रफल भी हमारा काम का नहीं था। 38,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल है, बट वो भी काम का नहीं है। 21वें नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे, बता मैंने दिया, लेकिन वो भी एग्जाम के लिए काम का नहीं है। जनसंख्या भी काम का नहीं है, 3,34,00,000 से ज्यादा जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। जनगणना अंतिम बार 2011 में ही हुई थी, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक है, एक तो लिंगानुपात हो गया, क्योंकि इस मामले में केरल टॉप पे है, और दूसरा है शिक्षा का स्तर, जो बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात के मामले में इसका जो लिंगानुपात है वो है 1084, और शिक्षा की बात करें तो 94% यहाँ की लिटरेसी रेट है, ठीक है। लिंगानुपात समझ आता है, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है वहां पे, तो 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात के मामले में सबसे टॉप पे है ये इंडिया में, फर्स्ट में,
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अभी अगर नई जनगणना होगी तो नए आंकड़े शामिल होंगे, ठीक है। तो 1084 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पे, ठीक है। तो ये तो हो गई लिंग अनुपात, फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल लिंग अनुपात की अगर बात करें तो वो थी 943। ये इंडिया की बात कर रहे हैं ओवरऑल। अगर केरल की बात करें तो यहाँ पे 1084, ठीक है, सबसे ज्यादा। शिक्षा स्तर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो इसमें भी केरल पूरे भारत में पहले नंबर पे 94% शिक्षा के साथ। क्लियर इतना? तो ये हमारा हो गया सामाजिक के अंतर्गत। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख सकते हैं मिसलेनियस में, जैसे कि ये अब लास्ट पॉइंट है, अब कंप्लीट हो गया। विविध ये बात करें या मिसलेनियस की बात करें, जो अन्य इंपॉर्टेंट बातें हैं राजकीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो एक जो राजकीय वृक्ष है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नारियल। तो राजकीय वृक्ष यहाँ का है नारियल। राजकीय वृक्ष है मतलब कि नारियल की खेती यहाँ पे काफी होती होगी, और हमने देखा कि नारियल के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है राजकीय वृक्ष? साल है, ठीक है, काफी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो। तो इसी प्रकार से नारियल केरल का, ठीक है। और यहाँ पे राजकीय पशु की बात करें तो वो कौन सा है? हाथी, ठीक है। और इसी प्रकार से राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल को देखे हो कैसा दिखता है? काफी रंग बिरंगा पक्षी है। अभी नेट चल रहा है क्या अपना? दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। तो राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पशु है केरल का हाथी, ठीक है, और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, वो सारा चीज इस नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नहीं, काम का नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे राजकीय फल भी होता है यहाँ पे, वो है कटहल, जैक फ्रूट जिसे हम कहते हैं। तो कटहल के प्रोडक्शन में भी जो केरल है काफी आगे है, ठीक है। राजकीय इस टाइप से किसी फ्रूट को, फल को, पशु को अगर डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब उनको बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एक तो उनका जो, अगर पशु की बात करें तो संख्या काफी ज्यादा है। केरल में हाथी की संख्या सबसे ज्यादा नहीं है, कर्नाटक पहले नंबर पे है, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रमुख जीव है वन्य जीव, जैसे भारत छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन सा है? वन भैंसा है, ठीक है। इसी प्रकार से केरल में हाथी का महत्व है। केरल में जो काफी सारे फेस्टिवल होते हैं, मंदिर वाला सेलिब्रेट होते हैं, तो हाथी उसमें शामिल होते हैं। कुछ कुछ फेस्टिवल आप देखेंगे ना, तो हाथियों का प्रमुख स्थान है केरल में। तो राजकीय पशु के रूप में डिक्लेयर किया है। राजकीय वृक्ष में नारियल है। पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख है। इसके अलावा फल की बात करें तो जैक फ्रूट है, कटहल है। फूल की बात करें तो अमलतास है। लेकिन क्यों इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मेमोरी क्यों खराब करना है, क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए उतने काम के नहीं है, ठीक है। जो जो काम का था वो मैंने बता दिया, बाकी नोट्स में सारा चीज आपको मेंशन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन के लिए सभी के लिए, है ना, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये टोटल हो गया अपना सामाजिक के अंतर्गत। क्लियर है? तो 3 डायमेंशन में कुछ अलग अलग पॉइंट्स में हमने पूरे राज्य परिचय को देखा, और इसी आधार पे सभी राज्यों को कवर करेंगे, ठीक है। तो समझ आए? इसके अंतर्गत हम लोग 4 पॉइंट देखे, विविध में देख ले कुछ कुछ राजकीय वाला, सामाजिक के अंतर्गत। तो सामाजिक के अंतर्गत तो एक तो पहले भाषा देखे थे, है ना, फिर सेकंड नंबर पे कला संस्कृति, इसको फर्दर हमने कई कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे पर्व त्योहार देखे, फिर कला और खेल के रूप प्रारूप के बारे में देखे, और उसके बाद फिर मंदिर के बारे में देखे, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर लास्ट में इधर आके जनगणना के बारे में देखे। जनगणना के अंतर्गत कुछ जो प्रमुख है, लिंगानुपात है, शिक्षा वाला हो गया। हर राज्य के बारे में नहीं देखेंगे, इसके बारे में क्यों देखें, क्योंकि पहला नंबर पे है ये ना, लिंगानुपात के मामले में भी और शिक्षा के स्तर के मामले में भी, है ना। तो इसलिए जहां पे जनसंख्या इंपॉर्टेंट होगी जिस राज्य में, तो वो बताते चलूंगे, जो टॉप में रहेगा या सबसे बिलो रहेगा उसके बारे में, ठीक है। तो क्लियर है? तो देखो क्या क्या देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में, 3 डायमेंशन में हम लोग इस राज्य परिचय को देखे। हो गया राजनीतिक, दूसरा है भौगोलिक, और तीसरा है सामाजिक, है ना। सामाजिक बेसिकली मतलब लोगों का एक समुदाय, बेसिकली समाज का निर्माण करता है, और उस समाज के द्वारा जो आर्ट फॉर्म बेसिकली परफॉर्म किए जा रहे हैं, भाषा जो बोली जा रही है, इसलिए वो सारे चीजों को मैंने सामाजिक के अंतर्गत रखा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली ना 4 चीजें देखे, है ना। भाषा देखे, जनगणना के कुछ फैक्ट्स देखे,
आर्ट फॉर्म देखे और विविध मिसलेनियस में देखे राजकीय प्रतीक के बारे में। क्लियर है? तो ये पूरा समझ में है पूरा? ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे जो जो राज्य करेंगे इसी डायमेंशन में कवर करते चलेंगे, ताकि आपको एक फॉर्मेट पता रहे कि हम सारे राज्यों को जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है ना? तो राजनीतिक के अंतर्गत बेसिकली राज्य गठन हो गया, राजधानी हो गया, संसद, विधानमंडल, जो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हमने राजनीतिक के अंतर्गत देखा है ना? भौगोलिक के अंतर्गत हमने कई सारी चीजें देख ली हैं, इतना तो राज्य परिचय में बताया नहीं जाता, लेकिन हम लोग जब बाद में रिवाइज करेंगे ना, जब रिवाइज बोलने का मतलब है जब बेसिकली चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे, पर्वत हो गया, पठार हो गया, घाटी हो गया, तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं करके। बाकी ये सारा जो चीज है हम लोग जब पर्वत पठार जब पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में, तो डिटेल से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे फिर एक एक करके, है ना? तो ये हो गया भौगोलिक के अंतर्गत हमने ये सब देखा, अवस्थिति हो गया, पर्वत पठार हो गया, फिर नदियों के बारे में देखा, ये प्रमुख नदियां हैं, है ना, केरल में प्रवाहित होने वाली। बांध, झील, जलप्रपात के अंतर्गत कुछ चीजें देखी, है ना? और प्रमुख फसलों की बात करें तो वो सारी चीजें हमने जानी। जब जियोग्राफी का चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो पहले समझेंगे मिट्टी के बारे में, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही, जलवायु के ऊपर ही बेसिकली फसलों का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है ना? तो अभी के लिए हमने ये जान लिया कि कौन कौन से प्रमुख फसलें हैं केरल की, है ना? इंपॉर्टेंट है जैसे कुट्टानाडु है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलो सी लेवल भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अधिकतम ऊंचाई के बारे में तो याद है, ठीक है, गार्डियन ऑस्टिन की बात करें, केटू की बात करें, या कंचनजंगल है उसकी बात करें, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाडु। ठीक है, धान का कटोरा है बेसिकली केरल का, यही जो क्षेत्र है वो। इसके अलावा फिर प्रमुख स्थानों के बारे में देखें, ज्यादातर राज्य परिचय केवल स्थानों के बारे में भी बताया जाता है, तो इसको हम लोग भौगोलिक के अंतर्गत देखें, है ना? अलेप्पी हो गया, कालीकट, क्यों क्यों फेमस है? एक तो अलेप्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत का वेनिस। कोची तो है ही इंपॉर्टेंट, कालड़ी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है शंकराचार्य की जन्मस्थली के कारण से। विजिंगम के बारे में हम लोग देखें, मछली वाला हार्बर तो है, ठीक है, एशिया का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, थुम्बा भी इंपॉर्टेंट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए। तो ये सारा चीज हमने देखे, 6 पॉइंट्स देखे हम लोग भौगोलिक के अंतर्गत। फिर सामाजिक के अंतर्गत भाषा के बारे में हम जाने, मलयालम आधिकारिक भाषा है यहाँ की। कला संस्कृति के अंतर्गत कुछ और चीजें डिस्कस की, पर्व त्योहार देखे, फिर खेल आर्ट फॉर्म के बारे में देखे, और मंदिर के बारे में देखे। सबरी वाला मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंपा नदी के तट पे है, याद रखना। ठीक है, केरल में है ये तो पता है, पंबा नदी के तट पे। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान अयप्पा, जो भगवान विष्णु का ही रूप है ना? तो इसलिए याद रखना क्योंकि न्यूज में काफी बार ये चलते रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही मतलब इस मंदिर में जाना ना सबसे कठिन काम में से एक है, काफी सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब बेसिकली जब हम लोग मंदिर स्थापत्य कला वो सब देखेंगे ना हिस्ट्री में, उसके अंतर्गत ये सारा चीज पढ़ेंगे। अभी तो बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हिस्ट्री के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य कला वो सब देखेंगे तब, है ना? और इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी, अटुकल भगवती, ये भी है केरल में। जनगणना के अंतर्गत 2 चीजें देखी, लिंगानुपात और शिक्षा के मामले में, दोनों में पहले नंबर पे केरल सभी राज्यों में। फिर मिसलेनियस के अंतर्गत कौन कौन से राजकीय वृक्ष है, प्रमुख है, नारियल है। ठीक है, पशु के बारे में देखें, हाथी है। पक्षी के बारे में देखें, ग्रेट हॉर्नबिल है। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट हुआ हमारा केरल का राज्य परिचय। क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा कि ग्रेट हॉर्नबिल को देखते हैं। तो ये है बेसिकली ग्रेट हॉर्नबिल, जो केरल का राजकीय पक्षी भी है ना? इस प्रकार से दिखता है ना? काफी रंग बिरंगा होता है और इसकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। इसके चोंच देख रहे हो किस प्रकार से? ठीक है, तो ये है ग्रेट हॉर्नबिल, है ना? तो क्लियर है, समझ आया पूरा? तो ये हमारा केरल का राज्य परिचय आज खत्म हुआ। कल की क्लास में तमिलनाडु के बारे में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।